हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मैक्स वेबर का परिचय। मैक्स वेबर का जन्म 1864 में पश्चिमी जर्मनी के एक व्यवसायी परिवार में हुआ था, जो कि वस्त्र निर्माण के कार्यों में शामिल थे। 1882 में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हेडलबर्ग विश्वविद्यालय से कानून का अध्ययन किया। अपना डॉक्टरेट पूरा करने के बाद उन्होंने बर्लिन के विश्वविद्यालय में अनुदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने कानून विषय में अनेक लेख लिखे, जिसमें कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का उल्लेख किया गया है। वेबर का मुख्य ध्यान विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित अध्ययन पर था। वह सदैव ही अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को ही अहमियत देते थे, क्योंकि वह प्रगतिशील दृष्टिकोण के थे। उनके मुख्य लेख में शामिल हैं सामाजिक और आर्थिक संगठनों के सिद्धांत, सामान्य आर्थिक इतिहास और प्रोटेस्टेंट विचार और पूंजीवाद की भावना। अब हम पढ़ेंगे नौकरशाही का अर्थ। नौकरशाही शब्द का आविष्कार 1745 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गॉर्नी ने किया था। नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के ब्यूरो, जिसका अर्थ होता है मेज, और ग्रीक भाषा के क्रेसी, जिसका अर्थ होता है शासन, से मिलकर बना है। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का तात्पर्य मेज का शासन या मेज सरकार से है। नौकरशाही को कर्मचारी तंत्र या अधिकारी तंत्र या लाल फीताशाही भी कहते हैं। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। वास्तव में इसका जन्म तो उसी समय हो गया था जब प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। विशाल साम्राज्यों में प्रशासन की सभी क्षेत्रों पर पकड़ बनाए रखने के लिए अधिकारियों की औपचारिक नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनके दायित्वों और अधिकारों के स्पष्ट विभाजन आदि के निर्धारण की संगठित पद्धति का विकास हुआ, जो कि नौकरशाही का ही एक रूप था। पूंजीवाद और प्रजातंत्र के विस्तार ने आधुनिक नौकरशाही को संगठन का अनिवार्य रूप बना दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्राधिकार। प्राधिकार पर मैक्स वेबर के विचार क्या थे वो जानेंगे। वेबर जो थे, समाजशास्त्रीय घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जहां प्रभुत्व के सिद्धांत को सामान्य संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रभुत्व सामान्यतः शक्ति संबंध को दर्शाता है, जो कि शासन और शासित के बीच आदेश की सत्तावादी शक्ति है, परंतु शक्ति को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह न्यायोचित और वैध हो। प्राधिकार शक्ति के प्रयोग को वैध बनाता है, जहां एक व्यक्ति स्वेच्छा से आदेशों और आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस विश्वास के आधार पर वेबर ने 3 प्रकार के वैधता की पहचान की, जिसमें से प्रत्येक किसी विशेष प्रकार के प्राधिकार से संबंधित हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राधिकार के प्रकार। प्राधिकार के 3 प्रकार हैं। पारंपरिक प्राधिकार, जिसमें है सत्ता को पारंपरिक उस समय कहा जाता था जबकि प्रमुख के आदेशों का पालन इस आधार पर किया जाता था कि ऐसे सदैव ही होता रहा है, तथा सत्ता का प्रयोग सत्ताधारी अपने वंशागत स्तर के कारण
करता था, उसकी वैधता का आधार अविस्मरणीय समय से अनुपालित परंपराओं और प्रथाओं और आदेशों की मान्यता सुनिश्चित थी। पारंपरिक शक्ति के प्रयोगकर्ता को उच्च अधिकारी के रूप में पुकारने के स्थान पर एक व्यक्तिगत मुखिया के रूप में पुकारा जाता था, जिसमें पितृसत्ता, कबायली नेता तथा इसी प्रकार के लोग शामिल थे। वेबर ने बतलाया कि पारंपरिक शक्ति में प्रशासनिक स्टाफ के मूल रूप से अधिकारी शामिल न होकर अपने सगे संबंधी शामिल होते थे तथा प्रशासनिक स्टाफ तथा मुखिया के बीच के संबंध अवैयक्तिक ढंग से स्थान पर व्यक्तिगत प्रबंधता द्वारा निर्धारित होते थे। वेबर का मत था कि व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित शासन दीर्घकाल तक जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता के नज़रिया का क्षेत्र सीमित है। दूसरा, करिश्माई या फिर चमत्कार बोल सकते हैं ना, करिश्माई प्राधिकार। वेबर ग्रीक शब्द करिश्मा का प्रयोग करते हैं तथा इसकी परिभाषा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस गुण के रूप में कार्य करता है जिसके कारण उसके अनुयायी या नागरिक उसे अन्य सामान्य व्यक्तियों से बिल्कुल भिन्न समझते हैं तथा उसे अलौकिक, परिपूर्ण या कम से कम कुछ विशेष असामान्य शक्तियों या गुणों से युक्त एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जब तक उसके निजी अनुयायी एक नेता को प्रासंगिक समझेंगे, तब तक वे नेता के आदेशों का पालन करेंगे। सहानी व वायुनंदन के अनुसार करिश्माई सत्ता के अंतर्गत नियुक्ति, पदोन्नति या वेतन के लिए किसी औपचारिक प्रक्रिया या वैधानिक नियमों का पालन नहीं होता है। इसका अर्थ है कि नेता न्यायिक निर्णय की किसी औपचारिक पद्धति से प्रशासित नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप वेबर चेतावनी देते हैं कि इस स्थिति में प्रशासन अस्थायी तथा ढीला-ढाला होगा। तीसरा यही है कि वैधानिक तार्किक प्राधिकार के 3 रूपों में वेबर ने वैदिक तार्किक प्राधिकार को आधुनिक संगठनों की आधारशिला माना है। पूर्व समझ के अनुसार वेबर ने औद्योगिक समाज का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है तथा नौकरशाही व्यवस्था में तद अनुरूप परिवर्तनों जैसे विशेषीकरण, औपचारीकृत नियम तथा विनिमय केंद्रीकृत सत्ता, पद सोपानीकृत व्यवस्था, आदेशों की कड़ी प्रतिस्पर्धा आदि का पूर्वानुमान लगाया। लेकिन यह धारणा नौकरशाही के भीतर सभी धारकों का संज्ञान नहीं लेती है। राजनीतिक रूप से चुने हुए सदस्यों को प्रशासन से बाहर रखा गया है। उसकी दृष्टि में नौकरशाही चयनित के समूह संगठन का सामूहिक शब्दावली को इंगित करती है, जो अपने सरकारी या पदेन कर्तव्यों का निर्वाह और अवैयक्तिक या औपचारिक ढंग से करते हैं। इस प्रकार की सत्ता में अधीनस्थ आदेशों का पालन कमी या चूक के कारण करते हैं, न कि व्यक्तिगत प्रतिबद्धता स्वामी भक्ति के कारण। तकनीकी दृष्टिकोण से इस प्रकार वेबर ने दावा किया है कि नौकरशाही उच्च स्तरीय तार्किकता तथा कुशलता प्राप्त में समर्थ है तथा अन्य संगठनों की तुलना में श्रेष्ठ होने पर जोर दिया है। नौकरशाही की विशेषता। वेबर ने अपने सिद्धांत
में नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, पद सोपान। नौकरशाही में विशिष्ट कार्य विशेष पदों के लिए ही निर्धारित होते हैं। यहाँ कार्य, योग्यता, अधिकार व उत्तरदायित्व में एक अंतर रहता है। प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय अपने ऊपर के कार्यालय के नियंत्रण व देखरेख में होता है। दूसरा, व्यावसायिक योग्यता। सभी कर्मचारियों को एक वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर चुना जाता है, जिसके चलते उनमें व्यावसायिक योग्यता होती है। वह अपने संबंधों, खर्चों व अन्य चीज़ों को लेकर दूसरों के साथ औपचारिक तरीके से व्यवहार करते हैं। साथ ही उनकी आमदनी में स्थायित्व होता है और उन्हें उन्नति से प्राप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। तीसरा, नियम व प्रक्रिया। किसी भी संगठन में कर्मचारियों के कर्तव्यों व अधिकार तथा काम करने की पद्धति स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित नियमों द्वारा तय व प्रकाशित होती है, जो लिखित, तार्किक व अवैयक्तिक है। यह भी कहा जा सकता है कि इन नियमों का पालन स्वेच्छाचारिता को रोकता है और कार्यकुशलता को बढ़ावा देता है। चौथा, विशेषीकरण। किसी भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय कर दी जाती है और निर्धारित किए गए उन्हीं कामों की सीमा के भीतर उससे अपेक्षाएं की जाती हैं। पांचवा, संगठनात्मक संसाधन। नौकरशाह संगठन के संसाधनों को निजी तौर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे आधिकारिक कर और निजी आमदनी पूरी तरह से अलग होती है। छठा, लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज वेबरियन नौकरशाही के केंद्र में है। सभी प्रशासनिक कार्य, निर्णय और नियम लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये दस्तावेज प्रशासन को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। सातवां, एकतंत्री प्रारूप। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही के कुछ कार्यों को अन्य संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकता है। कुछ कार्यों पर उनका एकाधिकार होता है और केवल प्राधिकृत अधिकारी ही उस कार्य को संपन्न कर सकता है। नौकरशाही की सीमाएं। नौकरशाही की आवश्यकता और महत्व पर जोर देते हुए वेबर इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि नौकरशाही के पास शक्ति संचय की अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। एल्बो ने भी कहा है कि इसी मामले के कारण वेबर ने विशेष तौर से नौकरशाही और सामान्यतः सत्ता की प्रणाली के क्षेत्र को सीमित करने के लिए अनेक व्यवस्थाओं पर विचार किया है। ये तरीके 5 वर्गों में वर्गीकृत हैं। पहला, सामूहिकीकरण। दूसरा, शक्तियों का विभाजन। तीसरा, व्यवसायी प्रशासन, अव्यवसायी प्रशासन। चौथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पांचवा, प्रतिनिधित्व। सामूहिकीकरण सिद्धांत एकाधिकार तंत्र के विपरीत है। वेबर कहते हैं कि एकाधिकार तंत्र नौकरशाही में प्रत्येक पद सोपान स्तर पर केवल एक व्यक्ति ही होता है, परंतु जैसे ही निर्णय निर्माण में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, वैसे ही सामूहिकीकरण के सिद्धांत का प्रारंभ हो जाता है। सामूहिकीकरण नौकरशाही की भूमिका को सीमित करने में भी मदद करता है, परंतु इसके परिणाम स्वरूप उत्तरदायित्व
निर्धारित करने और निर्णय लेने की गति के संदर्भ में भी नुकसान होता है। दूसरा, शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन का अर्थ है कि एक ही उत्तरदायित्व या कार्य को दो या दो से अधिक निकायों में बांटना। इसमें सभी संबंधित निकायों को समझौता करना पड़ता है ताकि वे किसी एक निर्णय पर पहुंच सकें। इससे नौकरशाही को एक ही संस्था द्वारा निर्णय लेने के एकाधिकार से मुक्त करने में मदद मिलती है। हालांकि ऐसी व्यवस्था अस्थिर ही होती है। तीसरा, अव्यवसायिक प्रशासन। अव्यवसायिक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जिनके आदेश का सार्वजनिक सम्मान और सामान्यतः विश्वास हो और उनके कार्य लाभकारी हों। परंतु इस व्यवस्था में पेशेवर और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का भी अभाव था, जो कि आधुनिक समाज की आवश्यकता है। चौथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी नौकरशाही की शक्ति को सीमित करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है और वे सभा के प्रति ही जवाबदेह होती हैं। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कुछ समय के लिए कार्यालय में बाहरी लॉटरी से चुनाव और वापस बुलाने की संभावना। परंतु यह व्यवस्था स्थानीय प्रशासन या छोटे संगठनों के मामले में ही सफल हो सकती है। पांचवा, प्रतिनिधित्व। लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि नौकरशाही के प्राधिकार को साझा करते हैं, जो कि नौकरशाही की शक्ति को नियंत्रित या सीमित करने में मदद करता है। परंतु यहाँ यह संभावना भी है कि प्रतिनिधियों को नौकरशाहीकरण ही हो जाए। हालांकि वेबर मानते हैं कि प्रतिनिधित्व द्वारा नौकरशाही पर नियंत्रण की काफ़ी संभावनाएं हैं। अंततः वेबर नौकरशाही के अत्यधिक सत्तावादी भूमिका के प्रति सचेत थे, इसीलिए वह नौकरशाही की भूमिका को सीमित करना चाहते थे। यहाँ प्रशासन तंत्र को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। नौकरशाही की आलोचना। वेबर की आदर्श प्रकार नौकरशाही को कई विद्वानों की आलोचना का शिकार करना पड़ा, जो मुख्य रूप से नौकरशाही ढांचे, आधिकारिक मानदंडों और प्रशासनिक दक्षता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें तर्कसंगत विश्वसनीयता तथा व्यक्तित्व की अवधारणा प्रमुख रही है। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार यह शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं होता है। आलोचकों का मत है कि इन कार्यों में नवाचार तथा रचनात्मकता की आवश्यकता हो, उसमें वेबर का नौकरशाही सिद्धांत फिट नहीं बैठता, क्योंकि वास्तव में वेबर का नौकरशाही सिद्धांत कठोर नियमों तथा विनियमों के साथ संगठन के नियमित तथा दोहराव वाले कार्यों में फिट बैठता है। फिर दूसरे हैं रॉबर्ट के मार्टन के अनुसार। रॉबर्ट के मार्टन के विचारों में इसमें कोई संदेह नहीं है कि कठोर नियम व कानून संगठन में अवैयक्तिक कर्मचारी व्यवहार की जवाबदेही तथा विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत संगठन में कठोर तथा औपचारिक संरचना पाई जाती है, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता में कमी आती है। वेबर ने विशेषज्ञता तथा विविधीकरण पर अधिक बल दिया है और विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके परिणाम यह हुआ है कि अब संगठन के कार्यों को कठोर नियमों तथा विशेषज्ञता के आधार पर
किया जाने लगा है। मार्टन के अनुसार एक प्रभावशाली नौकरशाही की संरचना अपने सदस्यों से वैधानिक और अनुशासनबद्ध रहने की मांग करती है। नियमों के पालन का परिणाम लक्ष्यों के विस्थापन में होता है, जहां साधन मूल्य अंतिम लक्ष्य बन जाता है। यह आलोचपन तथा औपचारिकतावाद में बदल जाता है। इससे ऐसे परिणामों के आने की संभावना होती है जो अप्रत्याशित और संगठन के लक्ष्यों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि वेबर द्वारा नौकरशाही के आदर्श प्रकार की अवधारणा अनेक आलोचकों की आलोचनाओं का शिकार बनी है। इसके पश्चात भी नौकरशाही के अध्ययन में वेबर का अद्वितीय स्थान है। आज बड़े पैमाने पर यह सिद्धांत संगठनों में प्रबंधन के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। चाहे समाज पूंजीवादी हो या समाजवादी, दोनों ही प्रकार के संगठनों में प्रबंधन के लिए वेबर का नौकरशाही सिद्धांत तर्कसंगत बैठता है। मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जहां राज्य की न्यूनतम भूमिका होती है, नौकरशाही का यह सिद्धांत राज्य के कुछ आवश्यक कार्य करता है और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वेबर पहले सिद्धांतकार हैं जिन्होंने नौकरशाही को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है तथा एक कुशल तरीके से संगठन को बनाए रखने में सहायता की एवं संगठन में इसके महत्व को उजागर किया है। अब यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।